तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सुशील मोदी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा या मोदी ने क्या कहा, इस बात को पर बहस का कोई मतलब ही नहीं है। स्टेट का जीडीपी क्या होता है, जिस आदमी को पता ही नहीं है उस पर विकास, वो आदमी विकास पर टीका टिप्पणी कर रहा है, उसको आप लोग गंभीरता से लेते हैं। इसीलिए तो इस दुर्दशा में हम लोग हैं। बदल देंगे, ऐसा है, सुधार कर देंगे, कैसे विश्वास कर ले हम लोग? बिल्कुल मेरे पे विश्वास न करें, आप मेरी बात जाकर सुनिए। हम रोज पहले कहते हैं कि हम पर तो विश्वास कीजिए नहीं, हमको वोट दीजिए नहीं। पूरा अभियान उनके समर्थन में वापस लेकर, उन्हीं का झंडा लेकर, उन्हीं को नेता मानकर घूमूंगा। जिस व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि जीडीपी होता क्या है, भैया। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि आप अभी पूरा बिहार लगभग 16 महीना से घूम रहे हैं, आपको बिहार में गरीबी के स्तर पे आपने क्या क्या चीज को देखा है अलग अलग जिलों में? पहली बात तो हम अभी पूरा बिहार नहीं घूमे, करीब करीब आधा बिहार घूमे हैं। बिहार में गरीबी बदहाली का जो आलम है, इसको देखने के लिए, समझने के लिए आपको गांव में पैदल चलने की जरूरत नहीं है। ये तो आंकड़ों में भी बैठकर, दिल्ली पटना में बैठकर, या आप बखरी में अपने पंचायत बेगूसराय में बैठ के भी बता सकते हैं कि कितने लोग गरीब हैं। पदयात्रा गरीबी को देखने के लिए नहीं है, गरीबी के पहलुओं को समझने के लिए कि लोग इतनी गरीबी में जी कैसे रहे हैं, इस गरीबी का कारण क्या है। 400 रुपया वृद्धा पेंशन यहाँ लोगों को मिलता है, तो पदयात्रा के दौर ये 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है, तो आपको आंकड़ों में दिखेगा। इसके लिए गांव में जाने की जरूरत नहीं है। गांव में जाकर लोगों से मिलने की जरूरत इस बात के लिए है कि वो व्यक्ति जो 400 रुपए पर अपना जीवन बिता रहा है, वो आखिर अपना जीवन बिताता कैसे है, उसके जीवन की समस्याएं क्या हैं, वो कैसे इस महंगाई के जमाने में 400 रुपए में अपने लिए कपड़े का भी जुगाड़ करता है, अपने लिए घर का भी जुगाड़ करता है, खाता कैसे। तो जब तक आप इस बात को नहीं समझिएगा, तब तक यही पूछते रहेगा गरीबी क्या दिखा रहे। भाई, गरीबी देखने के लिए आपको गांव में थोड़ी जाना है, उनके पहलुओं को, उसके नुआंस को समझने के लिए पदयात्रा करनी है कि ये लोग, इनका कैरेक्टर, इनकी पृष्ठभूमि, इनका जीवन, इनकी सोच क्या है जो 400 रुपया में अपना जीवन बिता रहा है। सर, बिहार में जिस तरह से शिक्षा को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हो रही है, फिर भी लोग प्राइवेट विद्यालय में जाते हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, फिर भी लोग प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, तो सरकार का कहाँ गया इन नीति? मेरे भाई, पहली बात तो आप लोग पत्रकार हैं तो थोड़ा बहुत रिसर्च करना सीखिए। आपने कहा कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, सिरे से ये बात गलत है। ये जो नियुक्तियां हो रही हैं, पिछले दौर में 1,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति का दावा सरकार ने किया। आप सच्चाई समझ लीजिए, आधे से ज्यादा शिक्षकों की नई नियुक्ति नहीं हुई है। वो पहले से नियोजित शिक्षक थे, पहले भी पढ़ा रहे थे, अब उनके सर्विस का कंडीशन बदल गया, वो अब नियोजित शिक्षक नहीं है, राज्य कर्मी है। वो नए शिक्षक नहीं है, उससे शिक्षकों की संख्या जमीन पर नहीं बढ़ी है। तो ये जो बात कह रहे हैं कि शिक्षकों की बहुत बहाली हो गई, ये बात सिरे से गलत है। जो टोटल बिहार में शिक्षकों की अभी जरूरत है, वो करीब करीब 9.5 लाख शिक्षकों की बिहार में जरूरत है। और बिहार में कुल सभी श्रेणी के शिक्षकों की संख्या अगर आप जोड़ देंगे तो करीब 4 लाख शिक्षक यहाँ है, गेस्ट शिक्षकों को इंक्लूड करके। तो आधे से ज्यादा शिक्षक के पद तो हमेशा खाली रहेंगे, सरकार चाहे जो भी दावा कर ले। दूसरी बात है शिक्षकों की गुणवत्ता का। तीसरी बात है कि अगर शिक्षक काबिल हैं भी तो उनको पढ़ाने के लिए जो सुविधा दी जा रही है, जो जिन विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, उससे शिक्षा का स्तर भी असर करता है। ये जो आप लोग ऐसा बताते हैं कि बिहार में विद्यालय में खिचड़ी बंटने लगा इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई, कुछ लोग कहता है कि शिक्षक नहीं है इसलिए खराब हो गई, कुछ लोग बताता है कि नियोजित शिक्षक की गुणवत्ता खराब है इसलिए खराब हो गई। इन सारी बातों में पूरी सच्चाई नहीं है। अगर बिहार में खिचड़ी बांटने से ही शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो 8वीं क्लास के ऊपर के विद्यालयों में तो खिचड़ी नहीं बट रही है, वहां पर शिक्षा का स्थिति तो बड़ा अच्छा होना चाहिए था। अगर आप कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों की गुणवत्ता से ही शिक्षा की स्थिति खराब है, तो कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है। पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, दरभंगा सीएम साइंस कॉलेज, एमएस कॉलेज बेतिया, लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है, वहां तो खिचड़ी नहीं बट रही है। तो हर चीज को बिहार में मुसीबत ये है कि यहाँ पर जो जितना बड़ा मूर्ख है वो वही यहाँ का समाज का अगुआ बन गया है। जो आदमी
शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले, उसको आप लोग नेता बता देते हैं। बिहार में शिक्षा की स्थिति इसलिए खराब है कि पिछले 25-30 सालों में सरकार और समाज, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं समाज भी, सिर्फ सरकार नहीं, सरकार और समाज दोनों की प्राथमिकताओं में कहीं ना कहीं शिक्षा है ही नहीं। सरकार जो गलती कर रही है वो तो कर ही रही है, समाज में भी ऐसी धारणा बन गई है कि पढ़ लिख कर भी क्या होगा, पढ़ लिख के भी तो नौकरी मिलेगा नहीं, तो अच्छा है अपना खा पी के जाके 15 साल में मजदूरी करो, कम से कम कुछ पैसा तो कमा लेगा। सरकार और समाज दोनों के लिए शिक्षा प्राथमिकता नहीं है। लोगों के नजर में भी और सरकार के नजर में भी विद्यालय जो है ये सरकारी संसाधनों का खिचड़ी, साइकिल, पोशाक बांटने का सेंटर है। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था बिहार को आप एक पंक्ति में समझिए, सरकारी विद्यालय खिचड़ी बांटने का केंद्र है और जो कॉलेज है वो डिग्री बांटने का केंद्र है। पढ़ाई दोनों में नहीं हो रहा है। आपके बच्चे भी जब कॉलेज में जा रहे हैं पढ़ने तो आप भी यही सोच रहे हैं कि 3 वर्ष में डिग्री ले ले और बस निकल ले, कोई पढ़ाई की चिंता नहीं। तो जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेंगे तो कलेक्टर बनेंगे, कोई भी सरकार आ जाए। और ये समता मूलक ये हुआ इसलिए है कि समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर हर गांव में, हर पंचायत में विद्यालयों के नाम पर कोई भवन बना दिए गए। शिक्षा की चिंता नहीं है तो हुआ ये कि जहां विद्यालय है वहां शिक्षक नहीं है, जहां भवन है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। पूरे बिहार को अनपढ़ बना दिया गया। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले उस पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब काम कर रहे हैं। वो खिचड़ी बांट रहे हैं, साइकिल बांट रहे हैं, उनको पोशाक मिल रहा है, पढ़ाई नहीं मिल रही है। उसी तरह जो पढ़ाने वाला है, पढ़ाने वाला सब काम कर रहा है, पढ़ा नहीं रहा, बाकी सब काम कर रहा है। जब तक उस मूल चीज को आप नहीं एड्रेस कीजिएगा तो शिक्षक अगर आप 50,000 ज्यादा बहाल कर भी दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर आप जो बोले हैं सर कि हम बिहार को अब सर्वे कर रहे हैं, हर गांव जा रहे हैं अब, तो हर नेता भी जाते हैं और बोलते हैं कि हम बिहार को बदल, जैसे लालू यादव भी बोले हैं कांग्रेस भगाओ हम बिहार को बदल देंगे, लालू यादव, फिर नीतीश कुमार बोले हैं जंगल राज हम हटा देंगे। उसी तरह आप भी आ रहे हैं क्षेत्र में, क्या आप जो 3 बोले हैं सब मेरे भाई हम बदल देंगे, ऐसा है, सुधार कर देंगे, कैसे विश्वास कर ले हम लोग? बिल्कुल मेरे पे विश्वास न करें, आप मेरी बात जाकर सुनिए। हम रोज पहले कहते हैं कि हम पर तो विश्वास कीजिए नहीं, हमको वोट दीजिए नहीं। आप पहले पत्रकारिता करते हैं फिर तो कम से देंगे, सुन तो लो मेरी बात भाई, इतना काहे उतावला हो रहे हैं? सवाल पूछने से पहले कम से कम जिससे पूछ रहे हैं ये पता तो कर लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हम अपने वक्तव्य के पहले लाइन में कहते हैं कि ना हमने दल बनाया है, ना हम नेता हैं, ना आपसे वोट मांगने आए। ठीक है, हम पर विश्वास कीजिएगा तो हम भी आपको ठगेंगे। सर आपने कहा कि सारा नेता गांव-गांव घूमकर यही कहता है। हम आपको एक चुनौती दे रहे हैं, यहाँ पर जो विधायक हैं और जो यहाँ पर सांसद हैं, अगर विधायक सांसद अपने पंचायत का नाम बता दे, सारे पंचायत का, पंचायत में क्या समस्या है उसको छोड़ दीजिए, अगर पंचायत का नाम बिना कागज देखे हुए बता दे तो आप जो कहिएगा हम वो बात मान लेंगे। जब लोगों को जो अरे सुन तो भाई, जब आपके पास पूरा अवसर, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। आप जो भी विधायक यहाँ है, जो सांसद हैं, उनसे खाली ये कह दीजिए कि प्रशांत किशोर ने चुनौती दिया है कि आप अपने सारे पंचायतों का नाम बिना कागज देखे बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि पंचायत की समस्या की बात, अपना पंचायत का नाम ही नहीं जानता है, पंचायत की समस्या का नाम क्या बताएगा? जात के नाम पर, धर्म के नाम पर नेताओं के, बड़े मोदी जी, लालू जी के नाम पर वोट मिल गया, उसके बाद वो लोगों से मिल कहाँ रहा है, लोगों को जान कहाँ रहा है? इस राज्य के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, आप कहे कि उनको सबको पता है। नीतीश बाबू रोज कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू है। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक भी आदमी ऐसा है जो कह सकता है कि यहाँ शराबबंदी लागू है? हर गांव में शराब बिक रहा है। तो अगर नीतीश बाबू गांव में जाते या सुनते लोगों की बात, उनको पता रहता कि गांव-गांव में, घर-घर में शराब बिक रहा है। नीतीश बाबू कह रहे हैं कि हमने सारे सड़क को बना दिया, और हर गांव में सड़क की जो हालत है वो आप लोग देख रहे हैं। सरकार कह रही है कि 2/3 घरों में नल जल से पानी पहुंच रहा है। सच्चाई है कि 2/3 घरों में नल जल से पानी नहीं पहुंच रहा है।
सरकार कह रही है कि भैया हर जगह शौचालय बन गया, ओडीएफ घोषित हो गया, सर्टिफिकेट दे दिया गया। हम 4,500 गांव में गए हैं, आप लोग भी गांव देहात में रहते हैं, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां खुले में शौच नहीं हो रहा है। यही तो समस्या है कि जो सत्ता में बैठा है वो समाज से इतना दूर है, समाज से उसको इतना कट गया है कि उसको पता ही नहीं है कि जमीन पर हो क्या रहा है। जब जानिएगा तब न सुधारिएगा। पुराने जमाने में किस्से कहानी में हम लोग सुनते थे, राजाओं के लिए कहा जाता था कि राजा भेष बदल कर रात में निकले तो उनको पता चला कि प्रजा को क्या दिक्कत है। इस पंक्ति को अगर आप समझना चाहते हैं तो सारा गूढ़ इसी में छुपा हुआ है। जो राजा है उसको ये पता ही नहीं चलता है कि नीचे हो क्या रहा है, क्योंकि हर आदमी जाकर यही बताता है कि सरकार आपके राज में तो सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छा चल रहा है। और धीरे धीरे उस आदमी को यही यकीन हो जाता है कि हमने तो सबके जीवन को सुधार दिया है। तो जब आप जनता से कट जाएंगे तो इसी भ्रम में रहेंगे कि हमने सब कर दिया है। अब बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और जो लोग राज चला रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग देश में सबसे अच्छे हैं। बिहार में एक भी व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। सरकार रोज अपना खड़े होकर मन से पीठ थपथपा रही है कि हम लोग इतने शिक्षकों को बहाल कर दिया, इतने लोगों को पढ़ा दिया। इसके लिए कोई आपको बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जमीन से जुड़ने की जरूरत है और अपने अहंकार को किनारे रखने की जरूरत है। जैसे आप पद यात्रा निकाले, ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी वो अपना संविधान यात्रा निकाले थे, समाधान यात्रा सॉरी मेरे भाई, पहले तो यात्रा का परिभाषा समझ लो। आप घर से गाड़ी से उठे, डाक बंगला में बैठे, 5 गो अफसर के साथ बैठ के अपना रिव्यू किया और 10 गो महिलाओं को वहां बुला लिया, वो यात्रा तो है नहीं। वो तो रूटीन कहीं आप आए। एक ही महीना में पूरा बिहार, एक महीने में कुल 22 या 23 दिन नीतीश कुमार पटना से निकले और पूरे बिहार की समस्या का समाधान करके वापस बैठ गए। तो क्या समाधान होगा उसमें? और अगर समाधान यात्रा हो गई है तब तो लोगों की समस्या कुछ होनी नहीं चाहिए। आप मुझे बता दीजिए कि एक भी गांव की कोई समस्या जिसका समाधान उस समाधान यात्रा में हुआ हो। बेगूसराय में भी आए थे, आप हमको बता दीजिए कि इस गांव में आए थे, ये समस्या थी, जिसका समाधान हो गया। अगर कागज पर तो दिख रही है ना कि हाँ समाधान यात्रा में हम गए, तो क्या करें? और सवाल क्या है आपका? सर, अभी तो आपका पदयात्रा चल रहा है, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आगामी लोकसभा और जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें आपका क्या एक्टिविटीज रहेगा? देखिए, पदयात्रा से पहले ही जो बात मैंने सार्वजनिक तौर पर कही है कि दल तो निश्चित तौर पर बनना है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये पदयात्रा का उद्देश्य ही यही है। लेकिन उसके साथ ये भी कहा है कि वो दल कोई प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे, कोई व्यक्ति, कोई परिवार नहीं बनाएगा। दल तभी बनेगा जब पूरे बिहार में पदयात्रा, करीब करीब पूरे बिहार में, कम से कम 2/3 बिहार में पदयात्रा हो जाए, लोगों से मिल लें और उन लोगों को चिन्हित करके संगठित कर लें जो चाहते हैं कि दल बनाया जाए। अगर सब लोग चाहता है कि दल बनाया जाए, 50%, 55% लोग कह रहे हैं कि दल बनना चाहिए, तो मैं जब पैदल चल रहा हूं तो लोग मुझे मिलने चाहिए रास्ते में। लोग मिल भी रहे हैं, उनको मैं संगठित भी कर रहा हूं। एक बार जब ये हो जाएगा तो निश्चित तौर पे दल बनेगा, उसके बाद जो चुनाव होगा वो लड़ा जाएगा। जहां तक लोकसभा का सवाल है, लोकसभा का चुनाव तो अगले 3 महीने में भी है, 3-4 महीने में लोकसभा का चुनाव है। उससे पहले बिहार की पदयात्रा तो मेरी पूरी होगी नहीं। तो ये निश्चित तौर पे आप लिख सकते हैं कि जन स्वराज दल के तौर पर लोकसभा का चुनाव तो नहीं लड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जन स्वराज से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये संभव है कि जिन जगहों पर पदयात्रा हो गई या जहां कहीं भी हम लोग की लोग पहुंच गए हैं, लोग संगठित हो गए हैं, लोग नया दल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर लिए हैं, अगर उसमें से कोई प्रत्याशी, कोई व्यक्ति, कोई उम्मीदवार निकल कर आता है, जनता की मांग होती है, तो जनता के उम्मीदवार के तौर पर कोई चुनाव लोकसभा में भी लड़ सकता है। वो अगर लड़ेगा तो जन स्वराज की पूरी ताकत, शक्ति उसके पीछे लगाई जाएगी। लेकिन ये निर्णय विशुद्ध तौर पर उन लोगों को लेना है जहां पर पदयात्रा की गई है। लेकिन जहां तक विधानसभा का सवाल है, उससे पहले पदयात्रा निश्चित तौर पर पूरी हो जाएगी बिहार में, और पूरे 243 विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज के बैनर के तहत ये जो नया दल बनेगा वो चुनाव लड़ेगा और पूरी ताकत से लड़ेगा, ताकि बिहार को इस गरीबी बदहाली के कुचक्र से बाहर निकालने के लिए एक सार्थक और सकारात्मक प्रयास किया जा सके।
एक सवाल मेरा है, जदयू से जुड़े लोग जो हैं या जदयू के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में पीएम बनने का सारा गुण मौजूद है, तो इससे आपका क्या कहना है? भाई देखिए, ऐसा है, अपने मुंह से तो हर व्यक्ति में सारे गुण हैं। मैं जहां तक समझता हूं, नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। इस बात को आप लिख लीजिए। नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक दौर का ये अंतिम दौर चल रहा है। लोकसभा चुनाव तक गिरते मरते किसी तरह चलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद जदयू एज ए राजनीतिक संगठन का विघटन शुरू हो जाएगा। कितने दिन में पूरा विघटित हो जाएगा ये नहीं जानता हूं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के राजनीति का पटाक्षेप होना शुरू हो जाएगा। उनके दल का संपूर्ण विघटन होना निश्चित है। इस बात के लिए आप मुझे एकदम जिम्मेवारी से हम ये बात कह रहे हैं, नहीं अगर हो तो हमको आके पकड़ लीजिएगा। लोकसभा चुनाव में जदयू महागठबंधन के साथ अगर चुनाव लड़ती है तो उसको 5 सीट भी नहीं मिलेगा। ये भी बात मैंने रिकॉर्ड पर कहा है, और हम उनमें से नहीं है जो रोज रोज कहता है कि किसको कितना सीट मिलेगा। जीवन में मैंने एक बार से बंगाल में कहा कि भाजपा को यहाँ 100 सीट नहीं आएगा। पूरे भारत में लोग कह रहे थे कि भाजपा को 200 से ज्यादा सीट आएगा, लेकिन भाजपा को अल्टीमेटली 77 सीट ही वहां आया। मैं उसी विश्वास से आपको कह रहा हूं, बिहार में सब देखने समझने के बाद महागठबंधन के साथ लड़ने वाले जदयू को 5 सीट भी लोकसभा में नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है, और लोकसभा चुनाव के बाद जदयू एज ए राजनीतिक संगठन का विघटन हो जाएगा। अब इसके बाद आप अपने आप को प्रधानमंत्री क्यों, अमेरिका में भी इस बार चुनाव होने वाला है इसी साल, अपने आप को राष्ट्रपति के योग्य भी बता दें कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति के योग्य हैं, तो अपने मुंह से बोलने पे लोकतंत्र है, कोई रोक तो है नहीं। जो व्यक्ति बिहार में मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, वो आदमी देश का प्रधानमंत्री का लायक है। ये जो आदमी ये कह रहा है उसकी सोच को बताता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बिहार से बाहर इन बातों का कोई नोटिस भी नहीं लेता है। ये बिहार में कुछ पत्रकार और कुछ नेता, चूंकि बिहार के बड़े नेता रहे हैं नीतीश कुमार, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो आप लोग को मजबूरी है, आप भी इसकी चर्चा करते हैं। आप मुझे किसी भी राष्ट्रीय संस्करण में, किसी अखबार के राष्ट्रीय संस्करण में दिखा दीजिए जहां नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने की चर्चा भी कोई गंभीरता से किसी ने की हो। ये कहीं कोई चर्चा नहीं होती। भाई हम लोग भी देश की राजनीति को थोड़ा बहुत देखते समझते हैं। ये तो बिहार में कोई एक पोस्टर लगा दिया, कोई एक बयान दे दिया। अब यहाँ जो पत्रकार है, राजनीति करता है, उसकी तो मजबूरी है, उसको खबर छापना है। कहीं इस बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। इसलिए कि अगर इंडिया अलायंस की ताकत वो बनती भी है, तो इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरा सबसे बड़ा दल तृणमूल है, तीसरा सबसे बड़ा दल डीएमके है। उन सारे दल के लोग, उनके नेता सब छोड़कर नीतीश कुमार को अपना नेता मान लेंगे, कैसे संभव है? ये पिछले 1 साल से आप लोग हल्ला मचा रहे हैं, अरे आज संयोजक बन गए, कल प्रधानमंत्री के चेहरा बन गए। अभी तक तो कुछ नहीं बने, आगे भी कुछ नहीं बनेंगे। इतनी राष्ट्रीय राजनीति की समझ हमको भी है, 10 साल हमने वो काम किया है। इतनी ऐसे चीजें इतनी आसानी से होती नहीं है। लोग ये देखते हैं कि आपके जुड़ने से, आपको पद पर बैठाने से, आपको आगे बढ़ाने से उस संगठन को, उस दल को क्या फायदा है। नीतीश कुमार का चेहरा आगे बढ़ाने से इंडिया अलायंस को क्या फायदा है? आप जरा बताइए। अगर आप महाराष्ट्र में वोटर हैं, केरल के वोटर हैं, तो क्या आप कभी कहेंगे कि केरल में भी हमें बिहार की जैसी सरकार चाहिए? कोई ऐसा कह सकता है कि महाराष्ट्र का आदमी ये कहने लगे कि भैया हम महाराष्ट्र भी अब बिहार जैसा बनना चाहिए? कैसे कोई मान लेगा? आप लोग मतलब लॉजिक भी तो कोई चीज है भाई। आपको राजनीतिक विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है, तो कॉमन सेंस है। जो राज्य बिहार से बहुत आगे हैं, वो ऐसा क्यों वहां के लोग चाहेंगे कि उनका नेता वो देश का सबसे पिछड़ा राज्य का नेता बन जाए? अगर बिहार सबसे देश के अग्रणी राज्यों में होता, तब तो लोग कहते कि भाई हमें भी बिहार जैसा नेता चाहिए, हमें भी बिहार जैसा विकास चाहिए। बिहार में सभी दल, नए पुराने दल बने हैं और उनके नेतृत्व में जनता ठगी जाती है। तो क्या विश्वास करें हम लोग कि नए दल जो आएंगे वो जनता के, जब तक आपने ठीक कहा, जब दल नेता बनाएगा तो निश्चित तौर पर नेता अपने और अपने बच्चों की हित की बात करेगा और समाज को ठगेगा।
यही सोच है कि अगर समाज मिलकर दल बनाए तो समाज अपने और अपने बच्चों की चिंता करेगा और उसको ठगा नहीं जा सकेगा। इसीलिए तो दल बनाने के लिए, आप तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अनुभवी हैं, दल बनाने के लिए 3 वर्ष हमको पैदल चलने की क्या जरूरत है? वो तो 1 घंटे में दल बन जाता है। इसीलिए क्योंकि अगर दल कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समूह बनाएगा तब तो वो उनका दल हो जाएगा, वो समाज को ठग सकते हैं। लेकिन अगर पूरा समाज मिलकर दल बना रहा है या समाज का एक बड़ा वर्ग मिलकर दल बना रहा है तो सारे लोग ठग हो जाएंगे, सारे लोग एक दूसरे को ठग देंगे, इसकी संभावना थोड़ी कम है। कुछ दिन पूर्व आपने ही जोर शोर से कहा कि बिहार में बार नीतीश कुमार है, तो क्या इस समय के अंतराल में क्या हो गया जो बिहार दलदल में चला गया? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आपका सवाल है 2015 में मैंने नीतीश कुमार जी का प्रचार किया, उनको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करी, उनको जिताने में कंधा भी लगाया। 2014 के नीतीश कुमार में और 2023 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और मानवता के आधार पर 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, जिस स्लोगन की आपने बात की है, वो नीतीश कुमार थे जिनके नेतृत्व में बिहार में 2005 से 2012-13 के दौर में सुधार होता दिखा था। ये बात बताता है कि हमको बिहार में राजनीति करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो ये चाहता था कि अगर ये आदमी इनके नेतृत्व में बिहार सुधर रहा है, और नीतीश जी ने अपना पद छोड़कर मांझी जी को बना दिया था। हमसे जब मदद के लिए आए दिल्ली में मिलने 2014 में नीतीश कुमार, उनको किसी ने बताया था कि नरेंद्र मोदी का जो अभियान चला है वो बिहार के किसी लड़के ने चलाया है। तो मोदी, जब नीतीश बाबू हमसे नवंबर 2014 में मिलने आए तो मैंने उनको कहा कि आप तो बिहार ठीक चला रहे थे, बिहार में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो आप छोड़कर मांझी जी को बनाकर क्यों अलग क्यों हट गए? तो उन्होंने बताया कि हम चुनाव हार गए। हमने उनको उस समय ये वादा किया कि आप वापस मुख्यमंत्री बनिए, बिहार को बेहतर जैसे बना रहे थे बनाइए, और चुनाव के नजरिए से जो मदद होगी वो हम लोग मदद करेंगे। इसलिए आकर उनकी मदद भी की, उनको चुनाव जिताया भी, 7 निश्चय की एक परिकल्पना भी करी, बिहार के विकास के लिए बिहार विकास मिशन भी बनवाया। उस सरकार में हम शामिल नहीं थे, लेकिन जो भी स्ट्रेटेजी के तौर पर, सुझाव के तौर पर किया जा सकता था वो सब किया, लेकिन करने की जिम्मेवारी तो नीतीश कुमार की थी। तो 2005 से 2012-13 में जो बिहार सुधरता हुआ दिखा, 2015 से 2023 के दौर में बिहार बिगड़ता हुआ दिखा। नेता के तौर पर 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी वो चुनाव नहीं हारे थे। लोकसभा में उनके पार्टी को झटका लगा था, 2 MP जीते थे। विधानसभा में उनके 117 विधायक थे, उनको बहुमत जनता का दिया हुआ था। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं 2020 में। 243 की विधानसभा में सिर्फ उनके पास 42 विधायक हैं। उस समय चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन पद, एक राजनीतिक मर्यादा होती है, पद इन्होंने छोड़ दिया था, मांझी जी को बनाया था। आज ये चुनाव हार गए हैं, लेकिन कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर, कभी लालटेन पकड़कर, कभी कमल पकड़कर कुर्सी पर चिपके हुए उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। जिस नीतीश कुमार का 14-15 में मैंने साथ दिया था, वो नीतीश कुमार को मैं जानता था जो वाजपेयी जी के जमाने में रेल मंत्री रहते हुए गैसल असम में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें करीब 200 लोगों की मृत्यु हुई थी। नीतीश कुमार ने रेल मंत्री रहते हुए पद से इस्तीफा दिया। जब वाजपेयी जी ने इस्तीफा को स्वीकार किया तो नीतीश जी का बयान था कि हमारे रेल मंत्री रहते हुए अगर 200 लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं पद पर कैसे रहूंगा। आज जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं, ये वो व्यक्ति है जब कोरोना में हजारों लोग बिहार के मर गए, लाखों बच्चे रोड पर घूमते रहे और ये आदमी घर से बाहर नहीं निकला। हमने फोन पर बात की, इनको बताया इतने लोग यहाँ बाहर फंसे हुए हैं, कम से कम बस तो भिजवा दीजिए। ये आदमी ने कुछ नहीं किया, उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। और आपका अगर तर्क है, जो सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र में भरोसा और वोट 5 वर्ष के लिए है, जिंदगी भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। ये आप लोग यही करके तो बिहार को बर्बाद कर दिया लोगों ने। लोकतंत्र ये बताता है कि जिस नेता पर, जिस विचारधारा, जिस दल पर भी आपका भरोसा है, आप उसको वोट दीजिए, उसका समर्थन कीजिए, उसकी मदद कीजिए, लेकिन वो भरोसा और वोट 5 वर्ष के लिए है। अगर वो दल और नेता अच्छा काम किया तो उसके साथ बने रहिए, और अगर नहीं किया तो
तो वही संविधान, वही लोकतंत्र आपको बताता है कि जितनी मजबूती से आपने उसका साथ दिया है उतनी ही मजबूती से उसका विरोध भी कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तब तो ये राजतंत्र हो जाएगा। एक बार आपने मोदी जी को वोट दे दिया, फिर 5 वर्ष के बाद चुनाव की क्या जरूरत है? मोदी जी ही रहे जीवन भर। एक बार आपने नीतीश लालू को चुन दिया, फिर चुनाव की क्या जरूरत है? जीवन भर आप उसी को वोट देते रहिए, तो चुनाव ही मत कराइए। आपको 5 वर्ष का ये अवसर संविधान ने क्यों दिया है? क्योंकि आपने जो आकलन किया, अगर उस पर वो नेता, वो दल, वो सरकार खरी नहीं उतरी, तो आपको ये नागरिक होने के नाते अधिकार है कि आप अपना निर्णय बदलकर उसको हटा सकते हैं। तभी तो 5 वर्ष का नियम है। आपका अगर आर्गुमेंट ले ले, तब तो एक बार किसी का आपने प्रचार कर दिया तो जीवन भर उन्हीं का झोला ढोते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आगामी विधानसभा चुनाव में आप अपने नजरिए से क्या देख रहे हैं, क्या परिवर्तन होगा? मैं अपने नजरिए से देख रहा हूं कि बिहार की जनता बिल्कुल त्रस्त और एक तरीके से व्याकुल है। वो विकल्प खोज रही, छटपटाहट है नीचे जमीन पर। मैं आपको विश्वास से ये बात कह रहा हूं। वो किसको चुनेगी मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन छटपटाहट बहुत ज्यादा है। लोग किसी भी तरीके से कोई नया रास्ता चाहते हैं, एक ऐसा रास्ता जिस पर वो ठगा ना जाए, जिस पर उसका भरोसा हो। क्योंकि 30, 35, 40 साल के राजनीति से बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है। ये गलत बात लोग बताते हैं कि लोग यहाँ जातियों से नहीं उठेंगे, लोग नहीं समझेंगे। ऐसी बात नहीं है। हम भी तो 16 महीने से चल रहे हैं पैदल। 4,500 गांव में गए हैं, हर जाति विशेष के गांव में गए हैं। कोई मुझे नहीं मिला जो कहता है ना भैया ये बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, इसका क्यों विरोध कर रहे हैं। ये जरूर है कि संभव है कि जो आदमी परिवर्तन चाहता है वो हमसे इत्तेफाक न रखे, हमारे साथ न खड़ा हो, लेकिन परिवर्तन चाहने वालों की संख्या बिहार में आज बहुत बड़ी है और उसका वो आपको कहीं ना कहीं 25 में परिलक्षित होता दिखेगा। बिहार में बहुत बड़े बदलाव के लिए समाज पूरी तरीके से तैयार बैठा है। अब वो किसके पक्ष में वोट देगा वो अलग बात है, लेकिन बदलाव होना निश्चित है। लालू नीतीश भाजपा के गठबंधन के राज का अंत होना निश्चित है, क्योंकि लोग उस चीज से बहुत ऊब चुके हैं। सर एक सवाल है, इंडिया गुट में नीतीश कुमार को संयोजक बनने पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कौन बनेगा करोड़पति जैसे बात है। फिर वही बात, अभी तो ये सवाल कर चुके, किसने क्या बोला, किसने क्या बोला। अरे भाई, संयोजक अगर इंडिया अलायंस का नीतीश जी को बनना था तो पिछले 6 महीना से कौन रोक रहा था संयोजक बनाने से? अब तो 3 महीना चुनाव रह गया। अब अगर बन भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे? और ऐसा कुछ नहीं होता हुआ मैं देख रहा हूं। आप लोगों ने पहले कहा कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, वो तो हुआ नहीं। फिर लोगों ने कहा संयोजक बनाया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। नीतीश जी ने जो गठबंधन का नाम बताया वो भी लोगों ने नहीं माना। नीतीश जी को कोई नहीं पूछ रहा है, अपने मुंह मियां मिट्ठू होने की बात है। और नीतीश जी स्वयं से भी तो यही कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बनना चाहते। आप लोग काहे उनको बेकार चढ़ा रहे हैं? उम्र हो गई है, उनको आराम करने दीजिए। बिहार की जिम्मेवारी है, उसको चला ही नहीं पा रहे। देश का भार काहे उनके कंधे पे आप लोग डाल रहे हैं? सर आपके हिसाब से क्या नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनना चाहिए? हमारे समझ से नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी छोड़कर किसी काबिल व्यक्ति को देना चाहिए, ताकि बिहार की दशा सुधरे। बिहार की जनता ने उनको 18 बरस जो मान सम्मान, जो प्रतिष्ठा दी है, कम से कम नीतीश बाबू को उसका ख्याल रखना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी बने हैं वो इसी बिहार की जनता ने बनाया है। कम से कम उसको और फिर वापस जंगल राज के एरा में न ढकेले। नीतीश कुमार को मैं आपको कैमरे पर बता रहा हूँ, कोई आरजेडी से प्रेम नहीं है। ये आदमी तो पूरे जीवन जंगल राज का, आरजेडी का भय दिखाकर ही कुर्सी पर बैठा है। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का विंडिक्टिवनेस है, उनका नेचर है। पिछले चुनाव में बिहार की जनता ने उनको 42 सीट देकर जो एक तरीके से उनको जगह दिखा दी, उनके नजर में उनका अपमान कर दिया। तो नीतीश कुमार ने ये सोच समझकर ये निर्णय लिया है कि इसको वापस जंगल राज में सौंप के जाऊं। ये नीतीश कुमार कोई बेवकूफी में नहीं कर रहे, उनकी सोची समझा रणनीति है। वो जानते हैं कि हमारे बाद अगर जंगल राज फिर से वापस आ जाए तो यही बिहार की जनता कहेगी कि अरे भाई कुछ भी कहो, नीतीश कुमार कितना भी खराब था, इससे तो बढ़िया था। अगर उनके बाद कोई अच्छी सरकार बन जाएगी तो लोग कहेगा कि भाई चलो नीतीश कुमार से जान छूटा, बिहार की विकास यात्रा शुरू हुई।
तो बिहार के लोग नीतीश कुमार को और गाली न दें, उनकी लेगेसी को याद रखें। इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि फिर से वापस जंगल राज को यहाँ स्टेब्लिश कर दिया जाए। नहीं तो कोई बताए कि भाई जिस जंगल राज पर राजनीति करके 15 साल आप 18 साल से कुर्सी पर बैठे हैं, आज उसी को कह रहे हैं कि तेजस्वी नेता होना चाहिए। और अगर होना चाहिए हम तो आपको कह रहे हैं कैमरे पे, आज ही क्यों नहीं होना चाहिए भाई? आज भी महागठबंधन की बहुमत है और उसमें आरजेडी सबसे बड़ा दल है। तो नीतीश कुमार को अपना कुर्सी छोड़कर तेजस्वी जी को दे देना चाहिए, ताकि बिहार की जनता के लिए तेजस्वी बढ़िया काम कर सके। जनता भी देख पाए कि भाई कितने काबिल व्यक्ति हैं। बिहार को अगर तेजस्वी सुधार दे, बिहार सुधरना चाहिए, चाहे कोई सुधारे। अगर तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने से बिहार सुधरता है तो वही नीतीश कुमार को कर देना चाहिए। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और है। अब हो गया तो पूरा दिन बहुत